वेलकम एवरीवन। आज जो है इकोनॉमिक सर्वे का हम लोग चैप्टर 1 करते जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि चैप्टर वाइज जो है क्या क्या समरी बनाया हुआ है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया हाइलाइट्स, उसे हमने देखा था। अब उसी के बेसिस पे आज जो है हम लोग चैप्टर 1 करने जा रहे हैं। देखो, चैप्टर 1 जो है ये पूरे सर्वे का बेसिस है। इसमें जो एक तरह से समराइज कर दिया गया है कि किस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, और मेन प्रॉब्लम जो है हमारी इकोनॉमी की क्या है, या फिर हमारी इकोनॉमी के पास अपॉर्चुनिटी क्या है, या फिर चैलेंजेस क्या है हमारी इकोनॉमी पे। ठीक है। तो इसका शुरुआत ही इस तरह से किया गया है। जैसे कल भी हमने देखा था कि एडवांस्ड इकोनॉमीज और आपका जो भी डेवलपिंग और इमर्जिंग मार्केट्स है उसके कंपेयर करके दिखाया जा रहा था। तो सेम लाइंस पे यहाँ पर भी एनालिसिस किया गया है। जैसे ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर एक अनइवन ग्रोथ दिखा है टोटल आपके पूरे 2024 में। तो इसके पीछे का कारण जो माना जाता है कि एक ना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में आपका स्लो डाउन दिखा है, क्योंकि यूरोप और एशिया के कुछ पार्ट में ना आपको सप्लाई चेन में डिसरप्शन दिखा है। साथ ही साथ एक्सटर्नल डिमांड ना काफी हद तक वीक हो गया है। उसके चलते क्या हुआ है ना कि एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर लोग फील किया है। और ये भी जान लें कि सर्विस सेक्टर का जो इन्फ्लेशन था ना वो परसिस्टेंट रहा है ना। तो कमोडिटी प्राइस जो है वो मतलब आप ओवरऑल मान सकते हैं कि वो स्टेबलाइज रहा था, है ना। तो उसी के चक्कर में क्या हो रहा है कि अब अनसर्टेनिटी के चलते अब समझ में नहीं आ रहा है कि पॉलिसी कैसे बढ़ाना है चाहे घटाना है ना। वो जो पॉलिसी रेट जो रेपो रेट आप बढ़ाते हैं घटाते हैं उसी बेसिस पे यहाँ पर आने वाला है। ठीक है। तो कुछ कुछ पॉजिटिव चीज दिख रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में क्यों ग्रो हुआ है, क्योंकि देखो रियल जीडीपी जो है ना अपना जो एक्सपेक्टेड है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से वो 6.4% का है फिनेंशियल ईयर 25 में। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट अभी आया है। साथ ही साथ आपको ये भी दिख रहा है कि मेरा जो खरीफ का प्रोडक्शन ना और फेवरेबल एग्रीकल्चर कंडीशन सही गया है ना, उसके चलते रूरल डिमांड जो है आपका इंप्रूव कर रहा है। साथ ही साथ जो क्या हो रहा है कि प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो स्टेबल है और फिस्कल डिसिप्लिन है। साथ ही साथ आपको ये भी दिखेगा कि स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल बैलेंस एक तरह के आपके पास है। ये कैसे दिखेगा, ये आपको आगे चल के दिखेगा। हम लोग ऐसे देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ट्रेड सरप्लस और रेमिटेंस जो है अच्छा खासा आ रहा है ना। तो ये आपका एक तरह से एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी के लिए एक तरह से आपको बफर प्रोवाइड कर रहा है। यही मतलब समराइज करने के बात हुआ था। तो देखो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनारियो में क्या हो रहा है, तो देखो अभी ना क्या हो रहा है ना कि एक ना रशियन यूक्रेन वो कन्फ्लिक्ट चला रहा है, इसराइल हमास का कन्फ्लिक्ट है। इसके चलते क्या हुआ कि रीजनल इंस्टेबिलिटी दिखा है ना। अभी भी हालांकि इसे डायरेक्ट कुछ वैसा भी इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है, लेकिन एक पोटेंशियल थ्रेट है कि आपका कल होके जो है एनर्जी का जो सेक्टर है उसको सैबोटाइज करके है ना पूरा दुनिया में क्राइसिस क्रिएट किया जा सकता है ना। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन सेकंड पॉइंट आपका उभर के आ सकता है। साथ ही साथ एक साइबर अटैक आपका आपका बढ़ा हुआ है, इसमें फ्रिक्वेंसी दिखा जा रहा है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का वो बढ़ा हुआ है ना। और जियो पॉलिटिकल रिस्क तो है ही है। ट्रम्प भी आए हैं तो वो क्या क्या पॉलिसी लेके आएंगे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। उनका स्टैंड दिख ही नहीं रहा है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी पनामा पे बोलते कि अटैक कर देंगे, कभी कोलंबिया पे बोलते कि अटैक कर देंगे, है ना। इस तरह से उनका चल रहा है। तो एक तरह से वही आपको वोलेटिलिटी तुमको फाइनेंशियल मार्केट में भी दिख रहा है। अभी देखो जैसे आज ही देख सकते हो कि जैसे बजट में इनकम टैक्स का स्लैब को ये लोग बढ़ाया है, लेकिन उसके बाद भी तुम देखोगे कि डाउनवर्ड ट्रेंडिंग तुमको दिख रहा है, किसमें सेंसेक्स में दिख रहा है ना। तो ये चीज आ रहा है। अच्छा, हाई इंटरेस्ट रेट जो है एडवांस इकोनॉमी में वो चीज तो देखा जा रहा है, क्योंकि वहां पर क्या हुआ कि इन्फ्लेशन को ना वो लोग मॉडरेट कर दिया है, लेकिन इंप्लॉयमेंट और कंजम्पशन भी वहां पर सस्टेन रह रहा है हायर इंटरेस्ट रेट के चलते। ठीक है। इसको आगे हम लोग देखेंगे एक लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व होता है उसके थ्रू हम लोग देखेंगे, उसको कोशिश करेंगे कि अनसर्टेनिटी में भी ये लोग रेट इंक्रीज करके किस तरह से नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट को रेट को अचीव किया हुआ है। यूरो एरिया में वही चीज तुम देखो तो सर्विसेज जो है ना उनकी एक्टिविटी को आप देखो तो स्पेन, फ्रांस, पोलैंड किंगडम जो है यहाँ पर यह तुमको ना सर्विस सेक्टर के थ्रू जो है क्या हुआ है कि तुमको बेनिफिट तो हुआ है। लेकिन जो कंट्री जो मैन्युफैक्चरिंग इंटेंसिव है जैसे कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया, उनको ना वीक डिमांड के चलते ना उनके ग्रोथ में थोड़ा स्लग तुमको देखने को मिल रहा है। तो यूरोप में तुम देखो ओवरऑल जो बड़े बड़े कंट्री, ये सब मेजर कंट्री है जहाँ पर मतलब कहीं पर डिमांड भी में भी तुमको मतलब ऐसा कुछ साफ साफ क्लियर नहीं दिख रहा है कि इस जोन में जो है अच्छा है, इस जोन में खराब है ना। ओवरऑल अगर यूरोप को उठाते हो तो सेम तुम देखो जैसे जापान में, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि डोमेस्टिक सप्लाई में डिसरप्शन हो गया है। और वहीं चाइनीज की तरफ तुम देखोगे तो वहाँ पर स्लग देखने को मिला है, कहाँ पर प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में। और रियल एस्टेट सेक्टर तो है ही वहाँ पर घोस्ट सिटी का भी कंसेप्ट उठ के आ गया है ना। तो वो चीज़ तुमको चाइना में दिख रहा है। दूसरा देखो प्रोडक्शन ट्रेंड वाइज भी देखो, तो अभी हम लोग देखें क्या देखें कि जहाँ जो जो कंट्री जो है जो क्या क्या है, ये है तुम्हारे ये मैन्युफैक्चरिंग इंटेंसिव है ना। तो उनमें तुमको स्टीपेस्ट कॉन्ट्रैक्शन दिखा है, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हो गया। वही दूसरी तरफ तुम देखो कि ग्लोबल सर्विस फ्रंट में जो है तुम्हारा बिजनेस
कंज्यूमर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब में ना तुमको दिख रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है। कल भी हम लोग देखे थे कि सबसे ज्यादा एफडीआई अपने पास किस सेक्टर में आ रहा है, फाइनेंस के सेक्टर में आ रहा है, इंश्योरेंस के सेक्टर में आ रहा है ना। जो भी ये लेक्चर नहीं देखा है फर्स्ट वाला, वो प्लीज देख के आओ, उसके बाद ये ज्यादा पिक्चर तुमको क्लियर होगा। ठीक है। इन्फ्लेशन से रिलेटेड बात करो, तो इन्फ्लेशन का रेट तुमको दिख रहा है कि डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उसके चलते एक चीज और तुमको दिख रहा है ना कि वहां पर जो है तुम्हारा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के चलते यही चीज तुमको दिख रहा था ना कि जो अनसर्टिनिटी है ना, उसमें तुम्हारा सब कुछ बोल रहा है कि एक बार ना टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कर देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई कर देते हैं, है ना। तो इसके चलते तुमको दिख रहा है कि एक तरह से इन्फ्लेशन भी जो है तुम्हारा कंट्रोल्ड है। देखो सब जगह तुमको दिख रहा है कि एडवांस इकोनॉमी में तुमको इन्फ्लेशन घट रहा है, तुम्हारा लगभग लगभग ये तुम्हारा इमर्जिंग मार्केट में भी घट रहा है। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ये भी दिख रहा है कि डिस इन्फ्लेशन आ रहा है, जिसके चलते हो रहा है परसिस्टेंट जो है तुम्हारा सर्विस इन्फ्लेशन, उसके चलते। डिस इन्फ्लेशन होता है कि एक तरह से तुम्हारा चेंज इन जो प्राइस होता है ना, वो स्लो रेट से होता है ना। वो चीज होता है, डिफ्लेशन और डिस इन्फ्लेशन में यही अंतर होता है ना। तुम्हारा आईएमएफ एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये बात तुम्हारा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये डिसइन्फ्लेशन इसलिए भी दिख रहा है ना क्योंकि तुम्हारा ये भी हो रहा है, तुम्हारा कोर गुड्स जो है ना, वो मतलब कि निग्लिजिबल लेवल पे फॉल कर चुके हैं। ठीक है। तो उसका भी वैसा तुमको इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है यहाँ पर। अच्छा, डिसरप्शन जो है तुम्हारा ग्लोबल शिपिंग में हो चल रहा है। कल भी हम लोग देखे थे शिपिंग में क्या हो रहा है, अचानक से तुम्हारा डिमांड जो है वो बढ़ा हुआ है ना। तो वही सेम चीज यहाँ पर हो रहा है। तो जो शिपिंग में तुम्हारा क्या हो रहा है, प्राइसेस तुम्हारा ऊपर जा रहा है, जिसके लिए तुम फिर से देख रहे हो क्या कि सप्लाई चेन जो है तुम्हारा क्या हो रहा है, डिसरप्ट हो रहा है ना। अभी देखो ये क्या हो रहा है कि क्योंकि शिपिंग जो है वो सबसे बेस्ट सोर्स होता है, सबसे सस्ता सोर्स होता है, तो सब कोई ना शिप से ही चाह रहा है कि अपना मतलब माल को वो एक्सपोर्ट करे। लेकिन अभी पनामा कैनल का भी तुमको क्राइसिस आ गया। पनामा कैनल इसलिए एक साल के प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये जाके देख लेना तुम, है ना, कि इसका क्या क्राइसिस चल रहा है। ये साथ ही साथ जीएस पेपर 2 मेंस के लिए भी, आईआर वाले में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा, है ना। अच्छा, यहाँ पर देखो जो हम लोग बोल रहे थे कि देखो एक ना तुमको डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन तो दिख रहा है ना। और मेजर सेंट्रल बैंक जो है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा लोअर पॉलिसी रेट किए जा रहा है। ठीक है। ये ऐसा क्यों, अनसर्टेनिटी है तो समझ में इसको आ नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर ना एक तरह से तुम्हारा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व का काम यहाँ पर दिख रहा है तुमको। कैसे दिख रहा है, जैसे मान लो कि जैसे फिलिप्स कर्व क्या होता है तुम्हारा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाता है तुम्हारा अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में, कुछ इस तरीके से आता है ना। तो ये बोल रहा है कि मान लो कि ये है तुम्हारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। तो कल हो कि तुम क्या करते हो, तुम चाहते हो गवर्नमेंट क्या करेगा कि मनी सप्लाई को ना बढ़ा देगा, मतलब कि इजी मॉनेटरी पॉलिसी लेके चलाएगा। ठीक है। तो इसके चलते क्या होगा कि तुम्हारा फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो फिर तुम्हारा इन्फ्लेशन क्या होगा मार्केट में, बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ते 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 मान लो यहाँ तक आ गया। ठीक है। लेकिन फिर जैसे ही इन्फ्लेशन यहाँ तक बढ़ जाएगा, तो बदले में फिर लेबर क्या करेगा, लेबर भी अपना वेज को रिवाइज करेगा। तो अल्टीमेटली कम दाम में ना काम करने को लेबर तैयार नहीं होगा, तो वापस तुम्हारा अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है ना, वो वापस यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, धीरे 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 तुम्हारा ऊपर जाएगा, मॉनेटरी सप्लाई फिर बढ़ाएगा, फिर धीरे धीरे मनी सप्लाई बढ़ाएगा, फिर धीरे 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 वापस इस तरह आएगा। तो एक तरह से ये ना तुमको कॉन्ट्रैक्शनरी इस तरह से दिखते 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 अल्टीमेटली दिखेगा ना कि तुम्हारा जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है ना, वो कुछ यहाँ पर आके इस तरह से खड़ा हो गया है। ठीक है। इसी को तुम्हारा नायरू भी बोलते हैं। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है तुम्हारे यहाँ पर आके टिक गया है कहीं पर। ठीक है। इसीलिए वो लोग कह रहा है कि चलो ठीक है, अनसर्टेनिटी को काउंटर करने के लिए हम बढ़ा के देखते हैं। जैसे इस साल के लिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फिलिप्स कर्व इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि इस बार तुमको ये दिख रहा है तुम्हारा, जब अनसर्टेनिटी होता है तो फिलिप्स कर्व कैसा होता है। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो अगर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस भी दे रहे हो, तो ये तुम लोग के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तुमको खींच के दिखाना पड़ेगा। जनरली बता दे रहे हैं कि ये जो फिलिप्स कर्व होता है तुम्हारा क्या होता है, ट्रेड ऑफ दिखाता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो अगर अनसर्टेनिटी होता है तो ये ट्रेड ऑफ क्या हो जाता है, ये ट्रेड ऑफ जो होता है वो वीक कर जाता है। वीक हो जाने से क्या होगा, तुम्हारा जो कर्व इस तरह से है वो कर्व तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ठीक है। ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वालों के लिए है, जो जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको आराम से चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल कर रहा है कैसे, मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल कर रहा है, ये हमने देखा हुआ है ना। तो एक बार इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया तो तुम्हारा क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो है, जो बोरिंग कॉस्ट है वो भी घट रहा है ना। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को कैसा जनरली ऊपर किया जा रहा है, रेट ऊपर बढ़ाया जाएगा। तो जब रेट ऊपर बढ़ाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाता है, बॉन्ड यील्ड भी बढ़ जाता है। लेकिन इन्फ्लेशन क्योंकि कंट्रोल में है तो तुम्हारा क्या कर रहा है, यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी को कैसा कर रहा है, ईजी कर रहा है। तो ईजी करने के चलते क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो बॉन्ड यील्ड है ना, वो भी क्या हो रहा है,
घट रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड लीड में क्या रिश्ता होता है सबको पता है ना। सेम अब रिश्ता यहाँ पर चल रहा है तुम्हारा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तुम्हारा वो कुछ नहीं है, ये बस एक चीज तरह से ये दिखा रहा है कि देखो क्या हो रहा है कि तुम्हारा अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन हो जाएगा और तुम्हारा सुएज कनाल का जो रूट है अगर उस पर कहीं क्राइसिस आ गया तो फिर क्या होगा कि फिर जितना भी तुम्हारा शिपिंग कंपनीज है ना वो क्या करेगा कि अपना शिप को क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा किधर से, साउथ अफ्रीका होके, जो तुम्हारा केप ऑफ गुड होप को कहता है। तो इसके चलते क्या होगा ना कि तुम्हारा डिलीवरी टाइम क्या होगा, 10 दिन या फिर उससे भी अधिक हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर फिर तुमको क्या दिखेगा, एक सप्लाई चेन का तुमको क्या दिखेगा, डिसरप्शन दिखेगा। ठीक है, यही चीज बोला जा रहा है और उसमें कुछ नहीं। सप्लाई चेन का डिसरप्शन के पीछे देखो कारण ये है कि जनरली क्या होता है, डिमांड मान लो कि कांस्टेंट है। ठीक है, और सप्लाई जैसे तुम्हारा ये है, या फिर चलो सप्लाई थोड़ा सा ऐसे भी मान लेते हैं, सप्लाई तुम्हारा मान लो इस तरह से है ना। तो सप्लाई अगर घटेगा तो कर्व किधर जाएगा, तो कर्व जो है पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, है ना। तो जो तुम्हारा प्राइस यहाँ पर P1 है, ये बढ़ के कहाँ पर चला जाएगा, P2 पे चला जाएगा। ठीक है, तो यही होता है तुम्हारा सप्लाई में जब भी तुम्हारा घटता है ना, तो इस तरह से प्राइस तुम्हारा बढ़ जाता है। ठीक है, सप्लाई चेन में जब भी डिसरप्शन होगा तो तुम्हारा प्राइस होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट था अपने लिए। अच्छा, अब इंडिया का बात करो तो देखो इंडिया, इंडिया का बात करने से पहले एक बार और चीज देख लो कि देखो अभी रिसेंटली मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग डिसरप्शन जो हुआ है वो कोविड ही हुआ, जो पैंडेमिक के नाम से हुआ था, है ना। तो लगभग लगभग पूरा दुनिया जो है अब जो है दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है कि उनका जो एग्रीगेट जीडीपी है ना वो प्री पैंडेमिक लेवल का जो था ना चीज, उसको मैच करने की कोशिश में लगा हुआ है तुम्हारा, है ना। साथ ही साथ सबसे ज्यादा तुम्हारा डिस्टर्ब कहाँ पर हुआ था, कंस्ट्रक्शन सेक्टर डिस्टर्ब हुआ था, तुम्हारा यूटिलिटी सेक्टर जैसे इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई, है ना, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब सब माइनिंग वगैरह ये सब तुम्हारा क्या होता है, डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि इसमें जनरली क्या होता है तुम्हारा मैनुअल एक्टिविटी होता है ना। और वहां पर अगर तुम ये लगा दोगे कि लॉकडाउन लगा रहे हैं वो नहीं जा पाएगा कहीं पर, है ना, तो तुम्हारा उस चीज को दिखता है। जैसे कि ये तुमको दिखेगा ना, जैसे आजकल ओटीटी का डिमांड क्यों बढ़ गया है, कोविड के बाद से ओटीटी का डिमांड ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोग को लगता है कि यार बाहर कौन जाना जाके नहीं इतना चाहते पॉपकॉर्न हैं। खर्चा करे और इधर खर्चा करे तुम्हारा, है ना। तो वो चीज तुमको नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये कारण हो रहा है तुम्हारा एक। उसके बाद देखो तुम्हारा एग्रीकल्चर प्रॉस्पेक्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखो खरीफ प्रोडक्शन में ही तुमको अकेला दिखने को मिल रहा है कि 5.7% के आसपास का तुम्हारा ग्रोथ है। साथ ही साथ 2024 में तुम्हारा साउथ वेस्टर्न मानसून जो था उसमें भी तुम्हारा इंप्रूवमेंट आया था। तो मानसून का इंप्रूवमेंट के चलते तुम्हारा एग्रीकल्चर तो बढ़िया हो गया, इरिगेशन, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को दूसरा तरह से वो हर्ट करता है। अभी आगे देखना है हम लोग को। तो वाटर लेवल जो है तुम्हारे रिजर्वायर में बढ़ गया तो सफिशिएंट इरिगेशन मिला, तो एक तरह से एग्रीकल्चर के हिसाब से ये ईयर जो है बढ़िया होने वाला है। ठीक है, और देखो तुम्हारा सोइंग जो परसेंटेज है वो भी हाई हो गया वीट और ग्राम दोनों के लिए, है ना। तो एक तरह से तुम्हारा जो एग्रीकल्चर प्रॉस्पेक्ट के चलते क्या होगा, तुम्हारा फूड इन्फ्लेशन का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में देखो तो मैन्युफैक्चरिंग क्यों स्लो हुआ है, तो देखो अगर हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे तो बाबू कहाँ भेजेंगे, बाहर भेजेंगे ना। और ग्लोबल पिक्चर से हम लोग को पता चल चुका है कि ग्लोबल डिमांड जो है वो क्या है, थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा क्या पूरा वीक हो चुका है, वीक हो गया है डिमांड, है ना। साथ ही साथ बहुत लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड ब्लॉकिंग कर रहा है, जो हम लोग नॉन टेरिफ बैरियर देख रहे थे उस तरह से भी लोग बहुत लोग काम कर रहा है ना। तो वहां पर तुम्हारा क्या हो रहा है कि तुम एक्सपोर्ट ढंग से कर नहीं पा रहे हो, तो एक्सपोर्ट का तुमको इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, मतलब एक तरह से तुम्हारा इंटेंशन ही नहीं आएगा तुमको कि क्योंकि तुम्हारा माल ही नहीं बिक रहा है तो क्यों तुम बनाओगे, है ना। वो वाली बात आ जाती है। दूसरा अब एवरेज मानसून के चलते क्या हो रहा है ना कि देखो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे हर्ट हो रहा है तुम्हारा, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब में क्या आ रहा है, डैम्प आ रहा है। थर्ड, जो तुम्हारा फेस्टिव टाइम है उसमें भी सब कुछ क्या आ रहा है, आराम से चिल मारने के लिए बैठ रहा है। ठीक है, तो एक तरह से मॉडेस्ट ग्रोथ स्लो डाउन तुमको दिख रहा है कहाँ पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग का बात कर लोगे तो कुछ कुछ में तो अच्छा ग्रोथ हो रहा है, कुछ कुछ में तुमको चैलेंज दिख रहा है। जैसे ऑयल कंपनी जो है उनको लोअर मार्जिन पे काम करना पड़ रहा है, स्टील कंपनी जो है उसको प्रेशर मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबली जो है स्टील का प्राइस क्या हो गया है, कम गया है ना। अब सीमेंट सेक्टर देखोगे तो हेवी रेनफॉल होगा तो तुम्हारा ऑब्वियस बात है सीमेंट सब क्या होता है, जम जाएगा, है ना। तो उसमें थोड़ा सा सीलन विलन आ जाए तो सीमेंट तुम्हारा जम जाता है ना। अच्छा, एक चीज और तुमको देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना वो कैपेक्स अपना बढ़ा रहा है ना। आज का बजट में भी तुम लोग देखे हो कि गवर्नमेंट अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का बात कर रहा है ना। तो सीमेंट, आयरन और स्टील का जो है एक तरह से तुमको दिखे जाएगा कि इसको रिकवरी हुआ। और माइनिंग और इंडस्ट्री, ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी है ये भी मानसून के बाद जो है तुम्हारा डिसरप्शन जो इसका ये शांत हो जाएगा। तो ओवरऑल तुमको दिख रहा है कि फिर से तुम्हारा पिक्चर क्या होगा, सही की तरफ जा रहा है। ठीक है। अच्छा, सर्विस सेक्टर का बात करोगे तो सर्विस सेक्टर में पीएमआई सर्विसेज को अगर देखोगे तो एक्सपेंशनरी जोन में है।
तो इसके चलते क्या हो रहा है, तुम्हारा आउटपुट बढ़ेगा, इंप्रूवमेंट किस में होगा, सेल्स में इंप्रूवमेंट होगा, साथ ही साथ तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है ना। और अब एक चीज और देखने को मिल रहा है कि हॉस्पिटैलिटी भी तुम्हारा अच्छा हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा कॉर्पोरेट और लीजर ट्रेवल जो है लोग बढ़ाना करना शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट का जो कार्गो एक्टिविटी है वो भी डबल जीडी पे चला गया, साथ ही साथ आईटी कंपनीज जो है उनका भी जो परफॉर्मेंस है प्रीवियस क्वार्टर से बेटर हो रहा है। ठीक है, तो सर्विसेज आपका जो है वो बढ़िया दिख रहा है। रूरल डिमांड, अब हमने पहले ही बात किया है कि रूरल डिमांड का क्या हो रहा है, वो एक्सपेक्टेड है कि वो ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि बम्पर खरीफ हो रहा है, साथ ही साथ तुम्हारा क्या हो रहा है, दूसरा मानसून भी तुम्हारा बढ़िया आने वाला है ना। तो वो चीज़ हो रहा है तुम्हारा। अच्छा, ये भी तुम देखो कि जो पैसेंजर व्हीकल है ना उसके जो सेल है उसमें तुमको गिरावट तो दिख रहा है, लेकिन तुमको ग्रोथ दिख रहा है किसमें, एयर ट्रैफिक में तुमको ग्रोथ दिख रहा है। मतलब लोग के पास पैसा आ रहा है ना, तभी ना फ्लाइट पे चढ़ रहा है ना। एक चीज लेकिन और दिख रहा है कि तुम्हारा जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है ना, एक वो सिंपल चीज याद रखो जिसका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, जो चेंज इन कैपिटल स्टॉक होता है ना, वही तुम्हारा क्या होता है, वही तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होता है। बस ये सिंपल चीज याद रखो जिसका इकोनॉमिक्स ऑप्शन नहीं है। बाकी समझने के लिए कुछ नहीं है। कैपिटल स्टॉक मतलब आज के वन है, कल तुम्हारे पास के टू आ गया, तो यही जो डिफरेंस होगा यही तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का होगा। यही तो डिफरेंस तुम्हारा क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ये डेल्टा के मतलब होता है चेंज जो हो रहा है तुम्हारा के वन और के टू में, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है ना, यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत क्या आ रहा है ना कि प्राइवेट सेक्टर जो है ना अपना सेविंग बढ़ा के रखा हुआ है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो अपना इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ा के रखा हुआ है ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या डिसरप्शन आ सकता है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी क्या चल रहा है, ओवर कैपेसिटी में क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट को जो है अपना जो है क्या करना पड़ रहा है, खर्चा बढ़ाना पड़ रहा है। वो आगे भी देखना है हम लोग को। यहाँ पर देख लो एक चीज कि अभी जो है अपने पास क्या है, इन्वेंट्री ओवरहैंग है 23 महीना का। मतलब इन्वेंट्री ओवरहैंग मतलब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, मतलब 23 महीना लगेगा उसको पूरा क्लियर करने में। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि पहले एक बार सारा क्लियर कर लेगा उसके बाद फिर वो प्रोडक्शन शुरू करेगा, ऐसा तो करेगा नहीं, है ना। मतलब कि 23 महीना ही है उसके पास, कि इसको इस एंगल से देखो कि सिर्फ 23 महीना ही है उसको मार्केट क्लियर करने में, मतलब कि ज्यादा और प्रोडक्ट करना है उसका शुरू करना चाहिए। तो एक तरह से ये क्या दिखा रहा है कि एक हेल्दी डिमांड मोमेंटम जो है सेगमेंट में तुम्हारा दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, स्लो डाउन इन्वेस्टमेंट को ठीक करने के लिए देखो गवर्नमेंट भी अपना कैपेक्स बढ़ा दिया है, ये चीज हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, इधर तुम्हारा आ जाता है। अच्छा हाँ, पब्लिक फाइनेंस और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे लिए। ठीक है, क्योंकि देखो एक तरफ तुमको यही दिखा रहा है कि प्राइवेट कॉर्पोरेट सेविंग जो है तुम्हारा 14% के आसपास बढ़ गया है। सेविंग अगर कॉर्पोरेट करने लगेगा तो फिर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, है ना। तब फिर इन्वेस्टमेंट करने का रोल किसका आता है, गवर्नमेंट का आता है। उसके बाद भी जब तुम्हारा 14% का सेविंग कर रहा है कॉर्पोरेट लोग, उसके बाद भी सरकार जो है तुम्हारा फॉरेन फंडिंग पे ज्यादा से कम रिलाई कर रहा है ना। और कह रहा है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप जो है उसको वाइडन होने से बचा रहा है, क्योंकि हमारा और ये भी दिखा रहा है कि कंफर्टेबल करंट अकाउंट डेफिसिट है अपने पास, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये तुम्हारा क्या दिखा रहा है, एक तरह का फिजिकल डिसिप्लिन को दिखा रहा है। देखो जैसे कैपेक्स कैपेक्स होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर करोगे बाबू, तो क्या करोगे तुम, एसिड मार्केट में क्रिएट करोगे, एसिड क्रिएट करोगे। इसीलिए बोला जा रहा है क्या कि पहले जो था तुम्हारा, ये मान के चलो कि करीब करीब 12% के अराउंड था, है ना, फाइनेंशियल ईयर वन में कैपेक्स, जिसको बढ़ा के 21.4% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि तुमको करने का जरूरत है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है तुम्हारा डिफेंस रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट में ही 75% के आसपास तुम्हारा कैपेक्स दिख रहा है। ठीक है, पावर फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी तुमको ईयर ईयर ग्रोथ दिख ही रहा है। सेकंड, जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है ना, वो भी तुम्हारा स्टेट का भी जो है ना अपना बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि सेंटर जो है क्या कर रहा है, इंक्रीज टैक्स से डिवॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा कर रहा है। तो क्या हो रहा है इससे कि वो लोग अपना जो स्टेट जो लेवल पे ना अपना एक्सपेंडिचर जो है वो लोग स्मूथली जो है वो लोग मैनेज कर ले रहे हैं। साथ ही साथ इससे क्या होता है ना कि ज्यादा से ज्यादा ना उनके वो डेवलपमेंट के लिए क्या मिल रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का मौका मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, ओन टैक्स रेवेन्यू का बात करोगे तो एक ना ये तुमको देखना मतलब कि खुद से ना स्टेट कितना जनरेट कर पा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू पोजीशन जो है कैसे दिख रहा है, बेटर इसलिए दिख रहा है क्योंकि पहला तो डिवोल्यूशन जो हो रहा है यूनियन के द्वारा टैक्स का, वो बहुत बढ़िया से किया जा रहा है। साथ ही साथ अपना स्टैंप ड्यूटी, स्टेट एक्साइज, अदर टैक्सेस से भी ना वो लोग क्या कर रहा है, अपना पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है। तो ओन टैक्स रेवेन्यू ना किनका, स्टेट का, वो इम्प्रूव कर रहा है। जैसे कि 15 स्टेट जो है ऐसे हैं देश में, जो कि ओन टैक्स रेवेन्यू जो है ना उनका करीब करीब हाफ हो रहा है किसका, टोटल रिसिव जो वो लोग सेंटर से रिसीव कर रहे हैं उसका। तेलंगाना उसका हाईएस्ट 80, जितना भी फंड वो लोग रिसीव कर रहा है ना उसका 88% जो है तेलंगाना
ओन OTR है उसका, ओन टैक्स रेवेन्यू उसका, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड हरियाणा, ये हो कि 86% पर। तो ये तेलंगाना वाला याद रखना, सबसे ऊपर पे है OTR तुम्हारा। OTR तुम्हारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है कि देखो, क्या स्टेट अपने लेवल पे सही काम कर रहा है, इसको देखने के लिए बोला जा रहा है कि देखो तुम्हारा जो है रेवेन्यू जो है, एक्सपेंडिचर जो है स्टेट का, वो बढ़ तो हो रहा है, बढ़ रहा है कैसे? क्योंकि उनका सब्सिडी और कमिटेड लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है। कमिटेड लाइबिलिटीज इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा धीरे धीरे वो चीज बढ़ा जा रहा है। और देखो फिर से OPS की तरफ भी हम लोग भाग रहे हैं, तो फिर वो एक तरह से क्या हो रहा है, वो भी तुम्हारा कह रहा है, क्या बोल रहा है, तुम्हारे स्टेट पे क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा उसका, है ना। तो करीब करीब ऐसा, लेकिन फिर भी ऐसा 11 स्टेट है ना जिनको कैपेक्स इंप्रूव करने का दिखा है, जो अपने कैपेक्स को इंक्रीज किए हैं। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन पे। तो तुम्हारा जो इन्फ्लेशन है, जो तुम्हारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है, वो रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो साफ साफ दिख रहा है कि वो सॉफ्ट हुआ है। इसका जो है, जो डिक्लाइन हुआ है, इसका मतलब मान के चलो कि कोर पे जो है उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, बहुत मतलब उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो कोर मतलब एक तरह से हो गया तुम्हारा, जो नॉन वोलेटाइल गुड्स होते हैं ना, उसको एक्सक्लूड कर देता है जो, है ना, बास्केट। तो उसमें क्या आ जाएगा, तुम्हारा नॉन फूड और नॉन फ्यूल का सब आ जाते हैं, है ना। लेकिन तुम्हारा जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो एक तरह से अपवर्ड टेंडिंग, मतलब 6% के करीब करीब छूने को है। वो भी इसलिए छूने को है ना, क्योंकि तुम्हारा वोलेटिलिटी किस में है, फूड प्राइसेस में तुम्हारा वोलेटिलिटी है, उसके चलते हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज तुम याद रखना, हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन जो होता है ना, वो तुम्हारा टोमेटो, ओनियन और पोटैटो को नहीं रखता है, शामिल करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, एक्सटर्नल सेक्टर का बात करो तो कल ही हम लोग चार्ट में देखे हुए थे कि तुम्हारा पेट्रोलियम, नॉन जेम और ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो है, तो उसमें तुम्हारा वृद्धि देखने को मिल रहा है। गोल्ड का इंपोर्ट में भी तुमको देखने को मिल रहा है। एक चीज और देखते हैं यहाँ पर कि मर्चेंडाइज इंपोर्ट जो है ना, वो आउटपेस कर दिया है किसको, एक्सपोर्ट को। लेकिन क्योंकि इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है इतना बढ़िया है ना, कि फिर जो है हमारा CAD पे उतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, इसमें यही चीज बोल रहा है। तो देखो CAD तुम्हारा इंप्रूव होने का मेजर देखो दो फैक्टर यहाँ पर दिख रहा है। पहला तो सर्विस ट्रेड सरप्लस है मेरे पास। दूसरा रेमिटेंस आ रहा है कहाँ से, अपना फॉरेन से। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो है इंडिया जो है टॉप रेसिपेंट है किस चीज़ का, रेमिटेंस इन द वर्ल्ड का। ठीक है, ये चार्ट कल हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है, वही बात है, राइज इन रिपेट्रिएशन मतलब क्या, एक तरह से कैपिटल का क्या हो रहा है, घर वापसी हो रहा है ना। अच्छा, ये चैप्टर 3 में वैसे स्कूटी में देखा, लेकिन इस बार ये भी हो रहा है, तुम्हारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, उसको भी एक तरह से JP मॉर्गन जो है अपना EM बॉन्ड में इंक्लूड कर लिया। तो इसका क्या इम्पैक्ट है, ये चैप्टर 3 में हम लोग देखेंगे। ठीक है। अच्छा, इंडिया का फॉरेक्स भी जो है ठीक ठाक बढ़ा हुआ है। देखो ये बात हो रहा है कि एक्सटर्नली कैसे हम लोग सेफ हैं। तो देखो यही बात हो रहा है, एक्सटर्नली सेफ है इसलिए क्योंकि FPI FDI हम लोग के देश में बढ़ रहा है। दूसरा, फॉरेक्स का भी रिजर्व है वो बढ़े जा रहा है। फॉरेक्स का रिजर्व अपने पास इतना है कि 90% हम लोग अपने एक्सटर्नल डेट को आराम से कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ 10 महीना से भी ज्यादा खुद का इंपोर्ट को हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो रहा है। ग्लोबली जो है ना तुम्हारा ये एक्सटर्नल को मतलब सही चल रहा है तुम्हारा, है ना। लेकिन कुछ कुछ की एक्सपोर्ट सेक्टर जैसे केमिकल, मशीन, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके सामने ना कुछ कुछ चैलेंज आ सकता है ना। जैसे बहुत सारा कंट्री जो है वो कह रहा है कि होम प्रोडक्शन करना है। ठीक है, मेक इन इंडिया जैसे, वैसे कोई कह रहा है कि मेड इन जापान करना है, मेड इन सिंगापुर करना है, मेड इन USA करना है। ठीक है, इस तरह से जो बात हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि शॉर्ट टर्म में क्या करना है कि अपने मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट एसेंशियल है ना, इसको क्या करो, डाइवर्सिफाई करो। मीडियम टर्म में अपना फोकस कहाँ रखो कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर बढ़ाओ। और लॉन्ग टर्म में बात कर रहा है कि इंडिया खुद को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में हाई एंड जो सेक्टर है ना, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, इसमें खुद को वहां पर मतलब एक तरह से अपना लट गाड़ के खड़ा हो जाए कि हाँ ठीक है, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने के तैयार है। तो उसके लिए क्या होगा, तुमको पार्टनरशिप प्रोवाइड करना होगा, इनहेंस कॉपरेशन करना होगा, स्पेस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड में तुमको टेक्नोलॉजी में। ठीक है। अच्छा, अब आता है थोड़ा सा इंटरनल फिनांस के बारे में, देखो आता है। तो देखो तुम्हारा जो इंटरनल किससे क्या हो रहा है, तुम्हारा हाई बेस तैयार हो जा रहा है। हाई बेस मनी, तुम लोग मॉनेटरी एग्रीगेट्स वगैरह तो देखे ही होंगे, है ना। तो जैसे M0 क्या हो जाता है, M0 तुम्हारा मॉनेटरी बेसिस हो जाता है, जो फिजिकल पेपर पे होता है, कॉइन मनी इन सर्कुलेशन होता है, जो कि साथ ही साथ जो बैंक रिजर्व होता है मेंटेन किया जाता है कहाँ पर, सेंट्रल बैंक के साथ। M1 हो जाता है तुम्हारा, वही M0 में तुम क्या ऐड कर दो अलग से, ट्रेवलर्स,
चेक और डिमांड डिपॉजिट ऐड कर दो, है ना। तो एक तरह से ये सब जो आइडिया जो तुम्हारा किसका द्वारा दिया गया था, ये आइडिया तुम्हारा डॉक्टर रेड्डी के चेयरमैनशिप में दिया गया है, ठीक है। तो टोटल अपने मॉनिटरी बेस जो है M0 मॉनिटरी बेस होता है, M1 तुम्हारा टाइट कैश होता है, M2 और M3 जो होता है तुम्हारा एक्सपेंसिव कैश होता है, ठीक है। उसको ब्रॉड मनी भी इसलिए बोलते हैं तुम्हारा M3 और M2 और M3 को, है ना। तो रिजर्व मनी तुम्हारा यही हो गया, क्या करेंसी जो है तुम्हारा सर्कुलेट किया जा रहा है, बैंकर्स का डिपॉजिट है RBI के साथ, साथ ही साथ अदर जितने डिपॉजिट है, ठीक है। M1 क्या हो गया तुम्हारे, M1 तुम्हारे नैरो मनी हो जाता है, इसमें यही हो जाता है तुम्हारा करेंसी दैट बिलोंग्स टू पब्लिक, है ना। डिमांड डिपॉजिट के साथ साथ बैंक का जो डिमांड डिपॉजिट है, साथ ही साथ अडर डिपॉजिट जो RBI के साथ है। फिर तुम M2 बात करोगे तो M2 में क्या आ जाएगा, M1 की तो सारी चीजें आती हैं, साथ साथ इसमें क्या कर देते हैं, टाइम लाइबिलिटी और टर्म डिपॉजिट तुम्हारा आ जाएगा। ऑब्वियस बात है, टाइम लाइबिलिटीज आ रहा है तो टर्म डिपॉजिट टाइप का ही चीज वहां पर आएगा तुम्हारा, है ना। और M3 तुम्हारा क्या हो जाता है, M3 तुम्हारा हो जाता है ब्रॉड मनी हो जाता है ना। यहाँ पर जब बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है किस चीज का, बेस मनी का बात कर रहा है, हाई बेस मनी हो गया तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि रेगुलेटरी टाइटनिंग हो गया है तुम्हारा, है ना। तो ये चीज को मैं तुमको ग्रोथ दिखने को मिल रहा है तुम्हारा, है ना। मॉनेटरी एग्रीगेट यही होता है तुम्हारा। अच्छा। अच्छा, कल भी हम लोग जैसे बात किए थे ना, CRAR के बारे में बात किए थे, तो 16.6 के आसपास अपना पहुंच चुका है, जो कि सितंबर पहले में तुम्हारा कितना था, 16% के आसपास था, सितंबर 2021 के अराउंड जो था, है ना। तो वो चीज़ हो रहा है तुम्हारा, जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो है तुम्हारा उसमें ईयर ऑन ईयर 22.2% का तुमको राइज दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अपना बैंकिंग सेक्टर जो है काफी स्टेबल, सिर्फ स्टेबल ही नहीं है, अपना बैंकिंग सेक्टर क्या है, प्रॉफिटेबल भी है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म के स्टेबिलिटी की बात करो, लॉन्ग टर्म देखो तो ये तो ठीक है, आपका लॉन्ग टर्म दिख रहा है कि हाँ बैंक आपका सही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ना कुछ कुछ डायनेमिक्स हो रहा है, जैसे तुम्हारा मिसमैच हो रहा है किसमें, क्रेडिट रेट और डिपॉजिट ग्रोथ रेट में। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर क्रेडिट ग्रोथ रेट हो रहा है मतलब क्या, मनी डिमांड मार्केट में बढ़ा हुआ है, और डिपॉजिट ग्रोथ रेट अगर स्लो है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा मनी सप्लाई तुम्हारा क्या हो रहा है, स्लो हुआ पड़ा है ना। मतलब C और D का जो रेशियो है तुम्हारा वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है ना। तो अगर MD अगर MS से ज्यादा हो जाएगा, मनी 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 डिमांड जो है मनी सप्लाई से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा, लिक्विडिटी का इशू आएगा। तो फिर उसके बाद फिर क्या करना होगा, फिर क्रेडिट को कंट्रोल करना पड़ेगा, और क्रेडिट जैसे ही कंट्रोल होगा फिर तुम्हारा एक तरह से स्लो डाउन का प्रोसेस तुम्हारा मार्केट में शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म डायनेमिक्स जो है इसको आपको चेक करने का जरूरत है, ठीक है। उसके बाद आप चलिए कि इम्प्लॉयमेंट का जो बात कर रहा है, तो देखो इम्प्लॉयमेंट में ये बोल रहा है कि EPFO में सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है। EPFO में सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, इसका ये इंडिकेशन है ना कि तुम्हारे इकोनॉमी में क्या चीज बढ़ रहा है, तुम्हारी इकोनॉमी में फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रहा है, साथ ही साथ जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की तरफ जो है ना वर्कर जो है जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हारा एक नया चीज आया हुआ है इंडियन लेबर मार्केट में, है ना। इसके बारे में डेडिकेटेड एक चैप्टर ही है इस बार, इकोनॉमिक सर्वे में लास्ट चैप्टर जो है उसी पे है ना। तो वो चीज़ वहाँ पर देखेंगे, लेकिन इसको जो है हमें वो अपना एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको देखना है। साथ ही साथ ये बना देना है कि इंडिया जो है ना क्या बन जाए, ग्लोबल जो ग्लोबल इन्फेंसी चला आ रहा है, इन्फेंसी मतलब कि नेशन नेशन स्टेज में है ना, एकदम तुम्हारा ये क्या बोलते हैं AI, है ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो तुम्हारा चल रहा है इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, ताकि एक लेबर फोर्स जो है फ्यूचर के लिए हम तैयार कर सके, ठीक है। ये चैप्टर स्टडी में हम लोग को देखना है, देखेंगे उसके बाद ये फालतू की बातें हैं, ये सब आउटलुक क्या क्या है आपका, ये सब देखने की जरूरत है, हर चैप्टर में हम लोग अलग से देखेंगे। तो ओवरऑल आपका चैप्टर 1 में इतना ही आपको पढ़ना था, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। फिर बजट की क्लास में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।